नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तुलसी राम की आत्मकथा मुर्दहिया का 7वां अनुक्रम। आजमगढ़ में फाका कसी। 1 जुलाई 1964 मेरा 15वां सर्टिफिकेटिया जन्मदिन को घर से भागते हुए नटनिया तथा जोगी बाबा 2 ऐसे व्यक्ति थे जिससे होकर मैं एक अनिश्चित भविष्य के लिए रवाना हो गया। भूतकाल में मुर्दहिया तथा जहानागंज के बीच का 7 किलोमीटर लंबा रास्ता न जाने कितनी बार बड़ी आसानी से पार कर लिया था, किंतु इस बार अपरंपरा लग रहा था। जब जहानगंज पहुंचा तो देखा सवारियों से भरे एक एक्के पर खड़ा एक्केवान चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, एक सवारी आजमगढ़ सिधारी। संभवतः मेरा बक्सा देखकर एक्केवान को आभास हो गया था कि मेरी मंजिल आजमगढ़ अवश्य होगी। पास पहुंचने पर उसने मेरा बक्सा अपने हाथों में लेते हुए मुझे एक्के पर चढ़ने को कहा। मैं पावदान पर एक पैर रखकर खड़ा हो गया। दूसरे पैर के लिए कोई जगह नहीं थी, बैठने का तो सवाल ही नहीं था। मेरी असुविधा को भांपते हुए एक्केवान बड़ी सहजता से कहने लगा कि घबराने की कोई बात नहीं है, चंडेसर पहुंचते ही जगह खाली हो जाएगी, फिर आजमगढ़ तक मस्ती ही मस्ती। इसका अर्थ यह था कि जहानगंज और आजमगढ़ के बीच का आधा रास्ता खड़े खड़े नापना होगा। इस भगोड़ी यात्रा ने साबित कर दिया कि ज्ञान प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। एक्का के पीछे एक पांव के सहारे पावदान पर खड़े खड़े उस यात्रा से धराशायी होने का खतरा हमेशा मौजूद था। सबसे ज़्यादा व्यग्र करने वाली बात यह थी कि एक्के पर बैठे सारे लोग मुझे निरंतर घूर घूर कर देखते जा रहे थे। उनकी बेधती निगाहों से बचने के लिए मैं अपने सिर को दाएं बाएं फेरने में ही भी असमर्थ था, अन्यथा पांव का संतुलन बिगड़ने का खतरा झेल पाना असंभव हो जाता। एक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता मन में अनायास भावना उमड़ती कि पावदान से उछलकर सीधे घोड़े पर सवार होकर चंपत हो जाऊं। इसी मुद्रा में मुंडेसर पहुंचने से थोड़ा पहले मुझे वह विशाल पीपल का पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे 2 सप्ताह पूर्व कर्मवीर ने हाई स्कूल का परीक्षा फल सुनाया था। मन ही मन उसे दंडवत करते हुए मैं आगे निकल गया। चाहने की उत्कंठा के बावजूद एक्के की स्थिति में मुझे मुड़कर एक बार फिर उसे देखने नहीं दिया। मुश्किल से 5 मिनट बाद चंडेसर आने पर एक्का वहीं रुक गया। खूब बड़ी चुरकी गठियाए एक आदमी एक्के से उतरते हुए एक्केवान से बोल पड़ा, एक फाटक बंद है। मुझे समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि उनकी अन्योक्ति मेरी रोशनी विहीन आँख की तरफ थी। जो भी हो, एक्केवान के वचनानुसार चंडेसर ने मुझे बैठने की जगह मिल गई। धरवारे मोड़ होते 1 घंटे के अंदर एक्का आजमगढ़ को घेरे टोंस नदी के किनारे स्थित सिधारी नामक स्थान पर रुक गया। सामने सिधारी का पुल था। उन दिनों पुल के आर पार स्थित आजमगढ़ शहर में एक्कों का प्रवेश वर्जित था, इसलिए सारे एक्के सिधारी पर ही रुक जाते थे। यही कारण था कि हमारा एक्केवान जहानगंज में एक सवारी आजमगढ़ सिधारी वाला नारा लगाया था। एक्के से उतरते ही नदी के उस पार आजमगढ़ का सिधारी बिजली घर दिखाई दिया, जहां अनगिनत खंभों पर अटकी गोल गोल घिर्रियों से गुजरते बिजली के जिंदा तारों को छूते ही साकार बना देने वाली मृत्यु की कल्पना दिमाग में कौंध गई। अभी यह सब सोच ही रहा था कि सिधारी के पुल को छूने वाली सड़क पर बिछी छोटी रेल लाइन की पटरियों के आर पार वाले फाटक बंद हो गए। कुछ ही पलों में मऊनाथ भंजन तथा शाहगंज के बीच सरपट दौड़ लगाने वाली अंग्रेजों के ज़माने की कोयले से चलने वाली रेलगाड़ी बेहद शोर मचाती हुई मेरे सामने से गुजर गई। जीवन में पहली बार रेलगाड़ी का मेरी आंखों से होकर गुजरना स्वाभाविक रूप से कुतूहल पैदा कर देने वाला था। 1000 कल्पनाएं जाग उठी। उन्हीं में एक कल्पना यह भी थी कि रेल इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट इसी गाड़ी में बैठे अगले स्टेशन यानी पलहनी पर अवश्य उतर गए होंगे। प्रथम दृष्टया रेलगाड़ी बड़ी मनमोहनी लगी थी। वह बार बार सामने से गुजरे ऐसा ख्याल सताने लगा। इन्हीं ख्यालों के बीच में एक रिक्शे में बैठकर दलित हॉस्टल तलाशने मारबंजगंज के लिए रवाना हो गया।
ज्यों ही पुल के टॉस नदी का पानी मुझे दिखाई दिया, बचपन से ही रटी रटाई रामचरितमानस के अयोध्या कांड की एक पंक्ति, तमसा तीर निवास की प्रथम दिवस रघुनाथ, मेरे मस्तिष्क में उतर आई। ऐसा माना जाता है कि इसी टॉस नदी को पुराने ज़माने में तमसा कहा जाता था, जिसके किनारे वनवास के लिए जाते हुए मिथकी राम ने पहला दिन बिताया था। यह सब सोच ही रहा था कि रिक्शे की तेज रफ्तार के चलते तमसा नदी का किनारा मेरी आंखों से ओझल हो गया, किंतु उसकी तलहटी में धोबियों द्वारा पाटा पर कपड़ों के पछाड़ने की ध्वनि कुछ पलों तक सुनाई देती रही। इस तरह मैंने पहली बार आजमगढ़ नगर में प्रवेश किया। इस संदर्भ में उल्लेखनीय बात यह है कि महान बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र की मृत्यु के बाद एक परंपरा के अनुसार उनका चीवर पहनावा श्रावस्ती में गौतम बुद्ध के सामने प्रस्तुत किया गया, तो उन्होंने तत्काल उनकी शालीनता का वर्णन करते हुए कहा था, जिस तरह कोई चंडाल लटियाए हुए बालों के साथ कंधे पर सिर को झुकाए पलकों को नम किए हुए नगर में प्रवेश करे, वैसे ही सारिपुत्र चलता था। बुद्ध ने अपने समकालीन जिस चंडाल का वर्णन किया है, मेरी स्थिति उससे जरा भी भिन्न नहीं थी। भिन्नता सिर्फ इतनी थी कि उनका चंडाल पैदल था, किंतु मैं रिक्शे से जिस एक चंडाल ही खींच रहा था, एकाएक रिक्शा आजमगढ़ की कचहरी से गुजरा और मैंने देखा कि कचहरी के पीछे एक छोटी किंतु अत्यंत स्तब्ध भीड़ खड़ी थी और एक बंजारा काली लुंगी पहने बड़े नाटकी लहजे में मर्दानगी का वर्णन करते हुए किसी जानवर का छोटा सा कंकाल सबको दिखा रहा था, साथ ही डमरू बजाता जा रहा था। इस विषय पर कुछ और सुनता कि इसके पहले रिक्शा आजमगढ़ के कुख्यात पोस्ट मार्टम हाउस से गुजर गया। वहाँ 3 बैलगाड़ियों पर कत्ल की गई अलग अलग लाशें लदी हुई थी। जाहिर है बड़े सामंतों ने इन पर अपनी असली मर्दानगी दिखा दी थी। रिक्शे वालों ने मुझसे कहा कि साहब यहाँ रोज़ 8-10 कत्ल होते हैं। कितनों कत्लियों का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वे सभी बड़े बड़े जमींदारों के बेटे होते हैं। इस बीच मातबरगंज का तिराहा आ गया, जहाँ शंकर भगवान की लगी मूर्ति से पानी की बौछार उछल रही थी। बिल्कुल मिथकी गंगा का दृश्य था। वहीं से रिक्शे वाला बाएं मुड़ा और पलक झपकते ही उस खपड़ैल किंतु बड़ी इमारत के दरवाजे पर रिक्शा रोक दिया। दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा टीन का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था अंबेडकर छात्रावास। मैंने अपने जीवन में पहली बार अंबेडकर का नाम पढ़ा था, सुना। राम खेलावन मामा जो किसी छात्रावास में रहते थे, उन्होंने भी अंबेडकर के बदले हरिजन छात्रावास मुझे बताया था। बोर्ड पर नाम पढ़ते ही मुझे लगा कि यह आजमगढ़ शहर का कोई व्यक्ति होगा जिसने दलितों के लिए छात्रावास बनवाया होगा। इन्हीं विचारों के बाद मैंने अंबेडकर छात्रावास में प्रवेश किया, जहां राम खेलावन मामा मेरे इंतजार में बैठे थे। मामा ने कहा कि आज आराम करूं और कल यानी 2 जुलाई 1964 को डीएवी कॉलेज चलकर 11वें दर्जे में नाम लिखा लूँ। उस दिन शाम को मामा ने मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट अरेस्ट कराने के लिए आजमगढ़ के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह के पास ले गए, जो उस समय विधान परिषद के सदस्य थे और मातबरगंज में ही रहते थे। उनका मकान शंकर जी की मूर्ति वाले तिराहे के ठीक सामने वंश गोपाल लाल की दुकान की ऊपरी हिस्सा था। स्मरण रहे कि ये वही तेज बहादुर सिंह थे जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेरे ननिहाल वाला तरवा का थाना फूंक दिया था। मार्कशीट अरेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे मिलते रहने के लिए कहा। तेज बहादुर सिंह पहले ऐसे नेता थे जिनसे व्यक्तिगत रूप से मेरी मुलाकात हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरा मार्क्सवादी प्रभाव में आना लगभग पक्का हो गया। दूसरे दिन डीएवी कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया और 2-4 दिनों बाद कक्षाएं शुरू हो गई। इस कॉलेज में शीघ्र ही आश्चर्यचकित करने वाली बात यह लगी कि दोपहर के बाद चलने वाली कक्षाओं में अनेक अध्यापक सफ़ेद कमीज पर खाकी हाफ पैंट पहनकर आते थे। अनेक छात्र भी वैसे ही आते थे। 5 बजे छुट्टी का घंटा बजते ही ये सभी कॉलेज के प्रांगण में लगने वाली आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में शामिल हो जाते थे। इस तरह शुरू हो जाती थी हिंदुत्व की उग्रवादी पाठशाला।
धीरे धीरे पता चलने लगा कि आजमगढ़ का यह डीएवी कॉलेज संपूर्ण रूप से आरएसएस के अधीन था। यद्यपि मैं इससे पहले आरएसएस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, किंतु इससे जुड़े हुए लोग कॉलेज के अंदर जिस तरह पेश आते थे उससे मेरे अंदर घृणा का भाव बढ़ने लगा। आरएसएस से जुड़े मेरे अध्यापकों में एक थे राजमणि वर्मा, जो 11वीं कक्षा को अंग्रेजी पढ़ाते थे। वे पहले दिन की कक्षा में आते ही आरएसएस का गुणगान करते हुए मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध अनेक टिप्पणियां करने लगे। इस कड़ी में उन्होंने यह भी बताया कि मऊ नाथ भंजन में किसी मुसलमान ने रामायण के विरुद्ध कुछ बोल दिया था, जिसके चलते उनसे हिंदुओं ने जलाकर मार डाला था। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि यह घटना कब की है, किंतु इसे सुनते ही मैं अवाक रह गया था। संयोगवश हमारी कक्षा में कोई मुसलमान छात्र नहीं था। इसका कारण साफ था कि इस कॉलेज में मुसलमान बहुत डरते थे, इसलिए कोई इसमें पढ़ने नहीं आता था। इस समय आजमगढ़ शहर में शिवबली नेशनल कॉलेज बहुत मशहूर था, जिसमें मुसलमानों के साथ बड़ी संख्या में हिंदू छात्र भी पढ़ाई करते थे। यह कॉलेज मुस्लिम प्रबंधक के तहत था, किंतु वहाँ अत्यंत धर्मनिरपेक्ष वातावरण हुआ करता था। अतः आजमगढ़ शहर में आकर पढ़ने वाले सारे मुस्लिम छात्र शिवबली नेशनल कॉलेज में चले जाते थे। जहाँ तक डीएवी का सवाल है, शीघ्र ही मुझे पता चल गया कि यह कॉलेज सांप्रदायिक तत्वों का गढ़ था। कॉलेज के प्रिंसिपल छबील चंद्र श्रीवास्तव भी आरएसएस से जुड़े थे। इस कॉलेज के लगभग सारे अध्यापक आरएसएस से ही जुड़े थे। अंग्रेजी अध्यापक राजमणि वर्मा कट्टर हिंदुत्ववादी थे। उन्होंने खुद बताया कि उनकी सारी शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई थी, किंतु अलीगढ़ का जिक्र आते ही उनकी वाणी मुस्लिम समुदाय के प्रति उग्रता का शिकार हो जाती थी। धीरे धीरे डीएवी कॉलेज के सांप्रदायिक वातावरण से मैं उबने लगा। कॉलेज में परेड करती आरएसएस की शाखाओं से होकर रास्ते में गुजरते हुए मैं अत्यंत भयभीत हो जाता था। इसका एकमात्र कारण था शाखाइयों द्वारा भाजी जाने वाली लाठियों से निकलती हिंसात्मक भनभनाहट। आपस अम्बेडकर हॉस्टल में हाँकते हुए अजीब सा लगता था। इस तरह के हॉस्टलों की व्यवस्था डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्षों के परिणाम स्वरूप देश भर में दलित छात्रों के लिए मुफ्त में की गई थी, ताकि छुआछूत के कारण ऐसे छात्रों के लिए किराए पर मकान न मिलने की समस्या को हल किया जा सके। किंतु ऐसे हॉस्टलों का उस पर समय नज़ारा कुछ और ही था। इन हॉस्टलों का मैनेजर प्रायः कोई न कोई स्थानीय दलित नेता हुआ करता था। ऐसे मैनेजर महाभ्रष्ट होते थे। यद्यपि इन हॉस्टलों में दलित छात्रों को मुफ्त में रहने का प्रावधान था, किंतु मैनेजर बिना घूस लिए किसी को प्रवेश नहीं देते थे। 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक का दिए जाने वाला यह घूस सन 1964 के हिसाब से एक बड़ी धनराशि हुआ करती थी। मुझे भी 10 रुपया लेकर प्रवेश किया गया था। हॉस्टल के मैनेजर सुखचरण वियोगी बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित रिपब्लिक पार्टी के स्थानीय नेता थे। जैसा कि मैं अम्बेडकर के बारे में पहले से कुछ भी नहीं जानता था, उनके संदर्भ में मेरे पहले गुरु सिद्ध हुए सनवारी राम, जो डीएवी कॉलेज में 12वीं कक्षा में साइंस के छात्र थे। सनवारी राम बड़े ओजस्वी वक्ता थे। वे अम्बेडकर हॉस्टल के ठीक सामने वाले मकान में रहते थे। इस मकान में आजमगढ़ डाक तार विभाग के मैनेजर रामनाथ किराए पर रहते थे। रामनाथ जी तार बाबू के नाम से जाने जाते थे। तार बाबू की पत्नी प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका थी। दोनों लोग बहुत सामाजिक व्यक्ति थे। सनवारी राम तार बाबू के बेटे विजय तथा भतीजे प्रहलाद को ट्यूशन देते थे, जिसके बदले वे उसके साथ उसी मकान में रहते थे। सनवारी राम हरदम अम्बेडकर हॉस्टल में ही मौजूद रहते थे तथा अम्बेडकर के बारे में प्रायः बातें किया करते थे। सनवारी राम ने ही पहली बार डॉक्टर अम्बेडकर की प्रसिद्ध उक्ति जाति विहीन समाज के बिना स्वराज प्राप्ति का कोई महत्व नहीं से मुझे अवगत कराया था। सनवारी राम बहुत मेधावी छात्र थे। गणित शास्त्र में उन्हें महारत हासिल थी, किंतु 12वीं कक्षा में 7 बार फेल होकर 8वीं बार किसी तरह पास हुए और बाद में रेलवे विभाग में स्टेशन मास्टर बन गए थे।
सनवारी राम से ही पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे तथा उन्होंने ही गांधी जी से लड़कर दलितों के लिए आरक्षण हासिल किया था। डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध बन गए थे, यह बात मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय लगी थी। इन 2-4 प्रमुख जानकारियों के अलावा सनवारी राम को कुछ और नहीं मालूम था, किंतु वे इन्हें बार बार दोहराया करते थे, जिससे डॉक्टर अंबेडकर के बारे में चर्चा हमेशा जारी रहती थी। सहदेव और तेज बहादुर राम 2 अन्य छात्र अंबेडकरवादी थे। ये दोनों बाद में इंजीनियर बन गए थे। हॉस्टल के अंदर भोजनालय की कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार इसका प्रावधान था। अतः इसमें रहने वाले छात्र आपस में पैसा इकट्ठा कर स्वयं मेस चलाते थे। जो छात्र घर से राशन लाते थे उसे भी मेस में जमा करके खाने का हिसाब पूरा कर लिया जाता था। जिस छात्र का पैसा या राशन का ब्यौरा समाप्त हो जाता था और आगे कुछ जमा नहीं हो पाता तो उसका मेस में खाना बंद कर दिया जाता था। अनेक छात्रों के लिए यह एक विकट समस्या थी, क्योंकि वे सभी बहुत गरीब परिवार से आते थे। मेरा खाना भी मेस में प्रायः बंद होने लगा। उस समय अंबेडकर हॉस्टल के सामने तार बाबू वाले मकान के बाईं तरफ एक बड़ी पकौड़ी की दुकान थी, जो डुक्कू की पकौड़ी के नाम से मशहूर थी। दुकान के मालिक थे डुक्कू, इसलिए उनके नाम से पकौड़ी का नाम जुड़ गया था। डुक्कू जाति से तेली थे और वे स्वयं पालथी मारकर खोलती तेल की कढ़ाई के पास बैठकर बड़े पौने से पकौड़ी छाना करते थे। डुक्कू बड़ी तोद वाले पुरुष थे, जो हमेशा सिर का बाल छिलवाए रहते थे। वे जीते जागते चीन के हंसते बुद्ध की तरह दिखाई देते थे। वे कई प्रकार की पकौड़ियों के साथ मीट भी पकाया करते थे। इनका पकाया हर माल बहुत स्वादिष्ट हुआ करता था। उनकी दुकान के ठीक बगल में आजमगढ़ का सबसे बड़ा ताड़ी खाना था, जहां आधी रात के बाद तक पियक्कड़ों की भीड़ जमा रहती थी, जिसके कारण डुक्कू की दुकान सुपरहिट बन गई थी। देर रात गए ताड़ी खाना बंद होने तक नशे में चूर होकर ताड़ीखोर बहुत शोर मचाते तथा प्रायः आपस में झगड़ पड़ते थे। अंबेडकर हॉस्टल के मेरे 2 साल के प्रवास के दौरान कोई रात ऐसी नहीं थी जबकि इन ताड़ीखोरों के पियक्कड़ी स्वर न गूंजे हों। उनकी याद आने पर हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियाँ बरबस ही याद आ जाती है। गूंज उठी मदिरालय में, लो पिया पियो की बोली। ताड़ी खाने से तो मेरा कोई खास संबंध नहीं जुड़ पाया, किंतु डुक्कू की पकौड़ी अभिन्न भोज बन गई थी। कोई सहपाठी हो या अन्य मेहमान, उसके आते ही मैं डुक्कू के यहाँ हाजिर हो जाता था। परिणाम स्वरूप डुक्कू मुझे पकौड़ियाँ उधार देने लगे, किंतु 3-4 दिन से ज़्यादा उधारी नहीं चल पाती थी, क्योंकि पैसा वसूलने में डुक्कू का कोई जवाब नहीं था। ऐसा करते समय तेल में डूबी उनकी कपर छिलवा आकृति हंसते हुए बुद्ध से शीघ्र ही एक कृपण सूदखोर के रूप में बदल जाती थी। फिर भी डुक्कू मेरे बहुत काम आते थे। मेस में मेरा खाना जब भी बंद हो जाता, मेरा काम डुक्कू की पकौड़ियों से चल जाता था। ऐसा जैसा कि 3-4 दिन से ज़्यादा उनकी उधारी नहीं चल पाती थी, इसलिए पकौड़ियाँ खाना बंद हो जाता था, जिसका मतलब था फका कसी शुरू। इस तरह अंबेडकर हॉस्टल के मेस तथा डुक्कू की पकौड़ियों की दुकान के बीच जूझते हुए आजमगढ़ की मेरी अनगिनत रातें फका कसी से गुजरती रही। अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि घर से भागा हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन जाता। गृह त्याग के बाद चमत्कारिक शक्ति पाने के लिए ब्राह्मणों के चक्कर में बुद्ध भी भूखे रहकर शमशान में साधना करने लगे थे, किंतु जब चमत्कार नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया कि बिना भोजन के दिमाग काम नहीं करता। उस समय मेरे लिए भोजन मिल जाना ही चमत्कार था। फिर भी आजमगढ़ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। शहर में रहने का अपना आकर्षण था। इस दौरान मेरी पहली रेल यात्रा आजमगढ़ से बनारस तक संपन्न हुई, वह भी बड़ी विचित्रता के साथ। उन दिनों हर 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को तमाम छात्र 24 घंटे के भीतर बिना टिकट के किसी भी ट्रेन में बैठकर आसपास के शहरों की यात्रा कराते थे।
तर्क यह होता था कि स्वतंत्रता दिवस पर रेलगाड़ी फ्री कर दी गई थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अतः इसी तर्क के सहारे अम्बेडकर हॉस्टल के जोखू राम, यमुना प्रसाद तथा बलवंत के साथ आजमगढ़ के पलानी स्टेशन से रात के 9 बजे छोटी लाइन की रेलगाड़ी पकड़कर हम जौनपुर के शाहगंज जंक्शन पर पहुंचने के बाद दिल्ली से आकर बनारस जाने वाली रेलगाड़ी में बैठ गए। मेरी पहली और बिना टिकट यानी WT विदाउट टिकट यात्रा ने मुझे 15 अगस्त 1964 को बनारस पहुंचा दिया। देर रात का समय था, इसलिए सुबह होने का इंतजार स्टेशन पर ही करना पड़ा। रेल यात्रा का कुतूहल सिर पर सवार हो चुका था। यात्रा के दौरान रोचक बात यह थी कि रेलगाड़ी में या उसके आसपास किसी रेल कर्मी को देखते ही तमाम छात्र नारा लगाना शुरू कर देते थे। नारों में शामिल था 15 अगस्त जिंदाबाद तथा महात्मा गांधी जिंदाबाद आदि। इन्हीं नारों से गुजरती हुई हमारी गाड़ी बनारस तक पहुंची थी। इस यात्रा में एक दिलचस्प घटना थी। हमारे साथ शराब के नशे में चूर एक यात्री का सफर। वह अपनी संपन्नता के बारे में खूब डींग मारता जा रहा था। सभी सहयात्री उसकी नशा प्रभावित तोतली जवान का खूब मजा लेने लगते थे। बनारस पहुंचने से कोई 15 मिनट पहले वह अपने पैरों का मोजा निकालकर उसे झकझोरने लगा। मोजे में से 100 रुपए के 5 नोट छिटककर डिब्बे के फर्श पर गिर गए। वहां खड़े एक आदमी ने उन्हें उठा लिया, किंतु शराबी उसे देख नहीं पाया। वह इधर उधर नोटों को ढूंढता रहा। शीघ्र ही उसका नशा उतरने लगा। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो चुकी थी और हम बनारस जंक्शन पर हाजिर हो गए। इस बीच हमारे सहयात्री यमुना प्रसाद उस आदमी के पीछे पड़ गए जिसने नोटों को उठा लिया था। यमुना प्रसाद उसे पुलिस का हवाला देकर धमकाते हुए कहने लगे कि उन रुपयों को गिरते हुए उन्होंने भी देखा था, इसलिए उसमें उसका भी हिस्सा बनता है। उस आदमी ने डरकर उन रुपयों में से 200 रुपया यमुना प्रसाद को दे दिया। हम सभी भौचक यमुना प्रसाद को देखते रह गए। जाहिर है उस जमाने में 500 रुपया एक बड़ी रकम थी और 200 रुपये में तो मेरा साल भर का खर्चा ही निकल सकता था। मेरे मन में यह बात उठती थी कि मैं भी पुलिस के हवाले से यमुना प्रसाद को धमकाकर कुछ ऐंठ लूं, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। आखिरकार यमुना प्रसाद अम्बेडकर हॉस्टल के सहपाठी जो ठहरे। स्टेशन पर रात बीत जाने के बाद हम दोनों साथियों ने तय किया कि सभी लोग अलग अलग स्वतंत्र होकर शहर का भ्रमण करेंगे। मेरे अंदर सबसे बड़ी हलचल थी। पहले बनारस की गंगा, फिर काशी विश्वनाथ तथा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU को देखने की। रिक्शे वालों से पूछते पूछते पैदल ही मैं दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा के किनारे पहुंच गया। बरसात का दिन था, इसलिए गंगा मीलों तक चौड़ी होकर उफन रही थी। मेरे सामने बस पानी ही पानी था, इसलिए गंगा मीलों तक चौड़ी होकर था। एक स्थान पर इतना ज़्यादा पानी मैंने पहली बार देखा था। दशाश्वमेध घाट की पक्की सीढ़ियाँ देखकर भौचक रह गया। उन दिनों बनारस की गंगा में बड़ी संख्या में डॉल्फिन मछलियाँ पाई जाती थी और वे अक्सर पानी में धड़ाम धड़ाम उछलती कूदती दिखाई देती थी। स्थानीय लोग उन्हें सोस कहते थे। दशाश्वमेध घाट पर खड़े खड़े मैंने भी अनेक सोसों की कुदान को देखा। उस समय तक मैंने डॉल्फिन का नाम नहीं सुना था, इसलिए सोस में बहुत डर लगता था। गांव के लोगों से सुना था कि सोस आदमी को निगल जाते हैं, अतः मेरी आंखों के सामने बड़ा डरावना दृश्य था। किंतु गंगा के बारे में अनेक किंवदंतियां जागृत हो गई। सबसे बड़ी किंवदंतियां यह थी कि गंगा में नहा लेने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। मैं चाहते हुए भी गंगा में सोसों से डर से नहीं नहा पाया। मैं घाट की सीढ़ियों पर उछलते पानी में पैर धोकर ही संतुष्ट हो गया था। अनेक गेरुआधारी साधुओं को वहाँ नहाते जरूर देखा था। करीब घंटे भर खड़ा होकर गंगा का नज़ारा देखता रहा। कल्पना में वह बार बार मुझे शक्कर की जटा से समाती नजर आ रही थी। वहाँ से हटने का जी नहीं करता था, किंतु 24 घंटे के भीतर रेलगाड़ी से WT वापस चले जाने की मजबूरी मुझे वहाँ से पास ही स्थित काशी विश्वनाथ के सुनहरे गुंबद वाले मंदिर के भीतर ले गई। मंदिर में प्रवेश करते बहुत भयभीत हो गया था। सुन रखा था कि बनारस के पंडे बहुत खूंखार होते हैं, अतः अपना जाति ज्ञान बहुत डराने लगा था। इसलिए शीघ्र ही भक्ति भावना से शिवलिंग का दर्शन कर मंदिर से बाहर आ गया। फिर पूछते पूछते मैं BHU की तरफ चल पड़ा।
वहाँ से बीएचयू 4 किलोमीटर दूर था। गोदौलिया से दक्षिण जाने वाली सड़क पर चलते हुए मदनपुरा, सोनारपुरा, भदैनी, अस्सी तथा लंका होते जब मैं बीएचयू गेट पर पहुंचा तो उसका भव्य द्वार देखकर दंग रह गया। सामने विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय की मूर्ति थी। मुख्य द्वार के अंदर स्थित प्रॉक्टर ऑफिस के सामने रखे एक श्यामपट पर लिखी सूचना में कहा गया था कि आज बीएचयू और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के बीच स्टेडियम में हॉकी मैच होगा। वहां से गुजरते घड़ी पहने व्यक्ति ने पूछने पर बताया कि दोपहर का 1:30 बजा है। मैच 2 बजे से शुरू होने वाला था। इस मैच को देखने की मेरी उत्सुकता हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। अतः पूछते पूछते मैं बीएचयू के एमटी एडिटर स्थित स्टेडियम पहुंच गया। यह मैच मेरे लिए ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। छात्रों से बड़ी भीड़ स्टेडियम में डफली तथा डंका बजा बजा कर नारा लगा रही थी। बीएचयू का टेम्पो हाई है, बार बार दोहराया जाने वाला यह नारा मुझे अत्यंत मोहक लगता था। यह मैच बीएचयू की टीम हार गई, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ था। स्टेडियम की चक्करदार सीढ़ियों पर जहाँ से बैठा था, मेरे ठीक बगल में बीएचयू लॉ कॉलेज के एक विद्यार्थी तपसी राम बैठकर मैच देख रहे थे। मैं उनके लिए अज्ञात था, किंतु मेरा रूप रंग देखकर उन्होंने भाप लिया कि मैं बीएचयू का छात्र नहीं हूँ। उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि मैं कहाँ से आया हूँ। मुझे घबराते हुए उन्हें बताया कि आजमगढ़ के 15 अगस्त का फ़ायदा उठाकर WT बनारस देखने आया हूँ। उन्होंने हंसते हुए पूछ लिया, बिरादर हुआ का? बिरादर शब्द सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा था और समझ लिया कि प्रश्नकर्ता भी दलित है। उत्तर में जब मैंने हाँ कह दिया तो तपसी राम ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वे भी आजमगढ़ के रहने वाले हैं। जिलावाद हम दोनों पर हावी हो गया। वे तुरंत मुझे अपने साथ बिड़ला हॉस्टल ले गए। वहाँ उनका निवास था। रास्ते में संस्कृत कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, साइंस कॉलेज आदि के इमारतों से वे मुझे परिचित कराते हुए रहे। मंदिर की शक्ल में बनी इमारतों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था और मेरे मन ही मन प्रण कर लिया कि हर हाल में मैं भविष्य में इसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करूँगा। चाहते हुए मैंने तपसी राम से कहा कि मैं भविष्य में यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, किंतु घर से भागा हुआ हूँ, इसलिए सब कुछ अपने बल पर करना है। तपसी राम ने आश्वस्त करते हुए मुझसे कहा कि पहले इंटर पास कीजिए, फिर देखा जाएगा। बिड़ला हॉस्टल में गुलाब जामुन तथा चाय से स्वागत के बाद तपसी राम ने बीएचयू के अंदर नवनिर्मित विशाल विश्वनाथ मंदिर दिखाया। वहाँ प्रथम मंजिल पर कुछ भक्तजन भजन गा रहे थे। एक दृष्टिहीन व्यक्ति अत्यंत शास्त्रीय स्वर में मीराबाई का पग घुघरू बाधी मीरा नाची रे को गा रहा था। इस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सारे श्लोक लिखे हुए थे। अन्य देवी देवताओं के साथ मंदिर की दीवार के एक हिस्से में गुरु रविदास का चित्र बना हुआ था, जिसे देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था। अब शाम हो चली थी। बड़े बड़े पेड़ों वाली सड़कों के आर पार छलकती गेरुआ रंग की बनारसी हिंदू यूनिवर्सिटी ने मुझे बैरागी सा बना दिया था। छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था, किंतु WT वापस चले जाने की व्यवस्था ने मुझे तपसी राम से विदा लेकर शीघ्र ही रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया। संयोगवश वहां जोखू यमुना और बलवंत पुनः मिल गए। बनारस से आजमगढ़ की हमारी वापसी यात्रा एक बार फिर 15 अगस्त जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद के बीच पूरी हुई। रास्ते भर मेरी कल्पना में गंगा बहती रही, उसमें सोच उछलते रहे और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ललचा कर निराश करती रही। 15 अगस्त 1964 की पहली रेल यात्रा, वह भी बिल्कुल मुक्त, ने मुझे बनारस तो घुमा दिया, किंतु बीएचयू का आकर्षण अत्यंत दुखदायी साबित होने लगा। तपसी राम एक आशा की किरण के रूप में जरूर दिखाई देते थे। हरदम बस यही धुन सवार थी कि इंटर पास करते ही बीएचयू जाधम को 24 घंटे के अंदर ही अम्बेडकर हॉस्टल आते ही जीवन यापन की सारी समस्याएं मौलिक रूप में पुनः खड़ी हो गई। सबसे विकट समस्या थी अम्बेडकर हॉस्टल को लेकर 2 कथित मैनेजरों में लड़ाई। जैसा कि हॉस्टल के मैनेजर शुभचरण वियोगी थे, किंतु आजमगढ़ के प्रसिद्ध दलित नेता रामधन, जो इस समय एक वकील थे, ने हॉस्टल पर अपना अधिकार करने के लिए कानूनी प्रक्रिया द्वारा दावा ठोक दिया था, जिसके कारण हॉस्टल की मात्र 300 रुपये मासिक मिलने वाली सरकारी सहायता बंद हो गई।
उस समय अम्बेडकर हॉस्टल की पूरी इमारत मात्र 50 रुपये मासिक किराए पर ली गई थी। इस इमारत में 4 बड़े बड़े हालनुमा कमरे तथा 3 बरामदे थे। इस चौकोर इमारत के बीच एक बहुत बड़ा आंगन था। एक एक कमरे में 10-10 छात्र रहते थे। इस तरह हमेशा 50-60 छात्र इसमें रह लेते थे। पूरी इमारत खपड़ैल थी। इस इमारत के मालिक आजमगढ़ के रफ़ी सफ़ी 2 वकील भाई थे। रामधन द्वारा दावा पेश करने से सरकारी सहायता बंद हो जाने के कारण हॉस्टल का किराया भी बंद हो गया था। अतः रफ़ी सफ़ी वकीलों ने कोर्ट द्वारा नोटिस भिजवाकर हॉस्टल खाली करने का आदेश दे दिया। उस समय हॉस्टल के सारे छात्र चिंतित हो उठे थे। मेरी तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी। सोचता था कि हॉस्टल से निकल गया तो कहाँ रहूँगा। पूरा मामला भ्रष्टाचार का था। हॉस्टल को 300 रुपये मासिक मिलने वाली सहायता को हड़प देने का मामला था, जिसको लेकर शुभचरण वियोगी और रामधन में तानातानी चल रही थी। इस समस्या का कोई निदान दिखाई नहीं देता था। हम डरे हुए थे कि कहीं पुलिस आकर मकान खाली न करा दे। अंततोगत्वा यह उपाय काम आया। कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह की सलाह पर हम सभी छात्र कचहरी पहुंचकर रामधन से विनती करने लगे कि या तो वे हॉस्टल को चलावे या उस पर अपना दावा पेश न करे। ऐसा छात्रों ने उससे लिखकर देने की अपील की। उत्तर में रामधन ने गुस्से में आकर छात्रों को वहां से भाग जाने को कहा। इतना सुनते ही सहदेव के नेतृत्व में छात्रों ने कचहरी में ही रामधन को जूते चप्पलों से मारना शुरू कर दिया। उस दिन बड़ी मुश्किल से रामधन की जान बची थी। मैं भीड़ में खड़ा खड़ा सारा नज़ारा देख रहा था। परिणाम स्वरूप रामधन ने हॉस्टल से अपना पल्ला झाड़ लिया और बंद सरकारी सहायता लागू हो गई। इस घटना के बाद कुछ छात्रों को पुलिस कोतवाली में से गिरफ्तार करने ले जाया गया था, जिसे उसी रात को तेज बहादुर सिंह ने रिहा करा दिया था। इस तरह हॉस्टल खाली करने के संकट से हम उबर गए। हॉस्टल में खुशहाली वापस आते ही अहमदी बीबी की झाड़ू भी वापस आ गया था। अहमदी बीबी एक सरकारी सफाई कर्मचारी थी जो अम्बेडकर हॉस्टल तथा उसके सामने वाली सड़क पर झाड़ू लगाया करती थी। युवा अवस्था में ही हम मदी बीबी के पति का निधन हो गया था। वे अत्यंत खूबसूरत थी, किंतु युवा अवस्था में ही सूनापन उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। वे सभी के साथ बहुत शराफत से पेश आती थी। उस समय अम्बेडकर हॉस्टल में कोई शौचालय नहीं था। हॉस्टल के पीछे शहर को बाढ़ से बचाने के लिए लाल डिग्गी का ऊंचा बांध बनाया गया था। उसी के पास एक सार्वजनिक शौचालय था। एक टूटे फूटे कमरे में गोल छेद के आसपास बस 2 ईंटें रखे हुए होते थे और नीचे ज़मीन पर एक घड़ा रख दिया जाता था। मैलों से भरे इन घड़ों को 2 महिलाएं सफाई कर्मी सुबह शाम उठाकर लाल डिग्गी बांध के उस पर पार फेंक आती थी। ऐसे शौचालय आजमगढ़ के अनेक हिस्सों में बने हुए थे जहां महिलाएं काम करती थीं। जो 2 महिलाएं अम्बेडकर हॉस्टल के आसपास के शौचालय में काम करती थी, वे दिन भर पान चबाया करती थी। जाहिर है जिस प्रकृति का उसका काम, उसमें पान सहयोगी का काम करता था। काम खत्म करने के बाद वे एक पान की दुकान से दूसरी दुकान पर चलायमान रहती थी। किसी से भी वे बड़ी आसानी से हंसी मजाक कर लेती थी, किंतु यदि जरा भी अनबन हो गई तो गोली की रफ्तार से उसके मुंह से गालियाँ फूट पड़ती थी। इतना ही नहीं, वे तुरंत बाल्टी से भर मैला उठा लाती और अन्नाधुन आते जाते लोगों को फेंकना शुरू कर देती थी। उनके इस कृत्य से सड़क पर भागना हुजूम पूर्ण रूप से बेबस नजर आता था। एक बार मैं भी ऐसे बेबस हुजूम का हिस्सा बन गया था। जनवरी 1965 का महीना था। आजमगढ़ चौक के पूर्वी सड़क स्थित कुख्यात कालीनगंज मोहल्ले के एक स्टूडियो से पासपोर्ट फोटो खिंचवाकर वापस आ रहा था। इस बीच उन्हीं दोनों महिलाओं ने किसी की तकरार हो गई। देखते ही देखते मैलों की बौछार से सड़क वीरान हो गई। जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार से भागने के बावजूद उनके निशाने से मैं अपनी पीठ को नहीं बचा सका। कालीनगंज मोहल्ला इसलिए बदनाम था क्योंकि वहाँ धन के बदले औरतें अपनी रातें बेचा करती थी। ऐसी औरतों को अपने अर्थशास्त्र नामक ऐतिहासिक ग्रंथ में कौटिल्य ने पढ़ सुंदरी कहा है। पढ़ मुद्रा को कहते थे। शायद कोई न कोई मजबूरी अवश्य रही होगी, अन्यथा मैला ढोने वाली ये दोनों महिलाएं पढ़ सुंदरियां नहीं बनती।
शाम होते ही श्रृंगार में डूबी ये महिलाएं पान चबाती मशीनों में बदल जाती थी और इनको देखते ही ऐसा लगता था कि मानो सारा शहर ही इससे परिचित हो। कालीनगंज के संदर्भ में यह अन्य घटना से मैं कई दिनों तक मानसिक तौर पर परेशान रहा। मेरी चचेरी मौसी के बेटे देवनारायण, जो रानीपुर इंटर कॉलेज के छात्र थे, मेरे तांत्रिक रिश्तेदार के पुत्र दीपचंद के साथ अंबेडकर हॉस्टल में मुझसे मिलने आए। घटना मई 1965 की है। वे दोनों रात में मेरे यहाँ रुके। खा पी कर करीब 10 बजे रात को देवनारायण पान खाने के लिए हमें चौक पर ले गए। पान खाने के बाद अचानक उन्होंने कहा कि चलकर कालीनगंज में मुजरा सुना जाए। देवनारायण दिल फेंक किस्म के बड़े चुहलदार व्यक्ति थे। उन दिनों मुजरा का खूब प्रचलन था और रईसजादे कोठों पर जाकर पर सुंदरियों के नाच गान में खूब रम जाते थे। मेरे हट करने के बावजूद देवनारायण दीपचंद के साथ कालीनगंज की सड़क पर चल पड़े। 10 कदम आगे जाने पर पीछे से मैं भी उनके साथ हो लिया। सड़क पर थोड़ी दूर चलने के बाद दाईं पटरी के एक मकान में घुंघरू के साथ तबले के थाप पर सारंगी की केको केको वाली ध्वनि एकाएक गूंज उठी। देवनारायण के नेतृत्व में हमारा काफिला गूंजते स्वर की तरफ मुड़ गया। एक बंद खिड़की से आवाज़ आ रही थी। खिड़की पुराने ज़माने की 2 पल्लों वाली थी। बीच में कुछ फोफर ऊपर था तथा कुछ नीचे। ऊपर वाले फोफर पर निगाहें गड़ाकर देवनारायण ने मोर्चा संभाल लिया। वहीं कहीं बीच में दीपचंद ने आंखें गड़ा ली और मैं सबसे नीचे निहुर कर फोफर में झांकने लगा। मुझे नर्तकी के सिर्फ घुंघरू लिपटे पैर तथा तबला ठोकते तबलची के हाथ दिखाई दे रहे थे। देवनारायण नर्तकी की ऊपरी हिस्सा देखकर बताते रहे कि वह कितनी सुंदर थी। सौंदर्य वर्णन के साथ ही वे बोल पड़े, "ई तो स्टूडेंट जैसन लगत हो।" ऐसा सुनते ही दीपचंद बोल उठे, "तोहार क्लास फेल होई।" हम दोनों के बीच दीपचंद का हालत त्रिशंकु जैसी थी, क्योंकि खिड़की से फोफर की स्थिति कुछ ऐसी थी जिसमें वे उछलती कूदती नर्तकी को कोई भी हिस्सा ठीक से नहीं देख पा रहे थे। इस तरह हम तीनों की निगाहों से तार तार होती बेखबर नर्तकी गाने लगी, "नजरिया नजरिया नजरिया, डरिया लागे हो लड़ावत के नजरिया, अखिया तोहार गोरी जैसन अमवा के फरिया, डरिया लागे हो लड़ावत के नजरिया।" इस गाने की तीसरी लाइन के साथ ही नर्तकी तबले की तेज थाप पर जोर से उछल पड़ी, जिसके घुंघरू मेरी निगाहों से ओझल हो गई। त्रिशंकु की तरफ खिड़की पर लटके दीपचंद ने पहली बार उसके पैर देखे, किंतु अखिया तोहार गोरी जैसन अमवा के फरिया की धुन पर देवनारायण एकदम बेकाबू होकर जोर से बोल पड़े, "जियो राजा जियो।" संयोगवश उसकी यह आवाज़ खिड़की के फोफर से होती हुई अंदर बैठी महफिल तक जा पहुंची। यह बड़ा तगड़ा आदमी अचानक खिड़की पर आ धमका। हम उससे बिल्कुल बेखबर थे। उस आदमी ने दाएं हाथ से देवनारायण की गर्दन और बाएं हाथ से मेरी गर्दन पकड़कर जोर से एक दूसरे के सिर से सिर टकराते हुए गालियों की भरमार कर दी। वह कहता गया, "रंडी बाजी करे के हो त भीतरा कावा।" त्रिशंकु की स्थिति वाले दीपचंद उसके प्रहार से साफ बच गए। मैं उस व्यक्ति के हाथ पैर जोड़ता रहा। जैसे तैसे उससे छुटकारा पाकर हम तेजी से भागते हुए आजमगढ़ चौक पर दाखिल हो गए। किसी को पीछे आता देखकर बड़ी राहत महसूस हुई थी। चौक पर पहुंचकर मैं देवनारायण पर बरस पड़ा। जवाब में वे सिर्फ हंसते रहे और कहने लगे, "ई कुल का मजा लेवे के चाहिए। 40-50 साल बाद सोची के देखबा तो बड़ा मजा आई।" इस घटना से तत्काल मैं कई दिनों तक मानसिक परेशानी से जूझता रहा, किंतु 45 साल बाद इसे सोचकर देवनारायण को बिल्कुल सही पाया। कालीनगंज के संदर्भ में विनय पिटक में वर्णित भद्रवर्गीय कथा याद आती है। गौतम बुद्ध सारनाथ में प्रथम उपदेश देने के लिए कुछ दिन बाद उरुबेला यानी बोध गया को वापस लौट रहे थे। रास्ते में एक सघन जंगल था। वहीं बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक वहां से 30 व्यक्तियों का एक झुंड गुजरा। विचित्र बुद्ध को देखकर इन व्यक्तियों ने उनसे पूछ लिया कि क्या उन्होंने इधर से गुजरती किसी औरत को देखा है। बुद्ध ने उनसे पूरा विवरण पूछा। इन 30 ने बताया कि वे अपनी पत्नियों के साथ मनोरंजन के लिए इस वन खंड में आए थे, किंतु उनमें से एक बिना पत्नी का था, इसलिए उसके लिए एक वेश्या लाई गई थी। उन्होंने आगे बताया कि
जब वे सभी शराब के नशे में इधर उधर घूम रहे थे, वह वैसा सारा आभूषण आदि लेकर कहीं चंपत हो गई। अतः वे उसी स्त्री को ढूंढ रहे थे। इस पर बुद्ध ने उन 300 व्यक्तियों को कहा, तुम सभी उस स्त्री को ढूंढना चाहते हो या स्वयं को? बुद्ध के इस दार्शनिक प्रश्न को सुनकर इन 300 व्यक्तियों की संवेदना जाग उठी और वे बुद्ध से उपदेश सुनकर भिक्षु बन गए। बाद में चलकर वे भद्र वर्गीय भिक्षु कहलाए। संभवतः यहीं हम तीनों उसके साथ हुए होते तो भद्र वर्गीय भिक्षुओं की श्रेणी में अवश्य आ गए होते। इस घटना के 1 महीना बाद दीपचंद मेरे पास फिर आए। आर्थिक परेशानियों से पढ़ाई छूट जाने की आशंका से मैं हमेशा ही घिरा रहा। आजमगढ़ के कुछ छात्रों से मैंने सुना था कि जो लोग ईसाई बन जाते हैं उन्हें चर्च वाले पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा देते हैं। उदाहरण स्वरूप वे शहर के प्रसिद्ध मिशन कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम थुपलस का नाम लेते थे। उनके अनुसार थुपलस अपने आरंभिक जीवन में किसी मुसहर के अनाथ बालक थे। अपने बचपन में वे एक दिन आजमगढ़ से मऊ जाने वाली सड़क पर गिरा चोटा चाट रहे थे। इस दौरान उसी सड़क से कोई चर्च का फादर गुजर रहा था। वे उस बालक को अपने साथ ले गए और खूब पढ़ाया लिखाया। बाद में यही बालक आजमगढ़ के सबसे लोकप्रिय कॉलेज का प्रिंसिपल बना। थ्यूम्पलस के पीछे जुड़ी इस कहानी से मैं बहुत प्रभावित हुआ था और मन ही मन ठान लिया था कि मैं भी ईसाई बनूंगा ताकि आगे की पढ़ाई जारी रखूं। आजमगढ़ रोजवेट के पास एकमात्र चर्च था। मैंने रात में खाना खाने के बाद दीपचंद से ईसाई बनने के इरादे को जाहिर कर दिया और तुरंत चर्च जाने के लिए जिद करने लगा। दीपचंद मुझे समझाते रहे कि मैं ईसाई बनने का इरादा छोड़ दूं, किंतु मैं शंकर की मूर्ति के पास से एक रिक्शा पकड़कर रोडवेज स्थित चर्च के लिए रवाना हो गया। दीपचंद मेरे साथ चश्मदीद के रूप में गए। जब मैं रात के करीब 9 बजे चर्च पर पहुंचा तो उसके विशाल लौह फाटक पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। रविवार का दिन था। मैं अत्यंत निराश होकर चर्च से लौटा था। यदि उस दिन चर्च के फादर से मुलाकात हो जाती तो मैं अपनी स्थिति का बयान कर समस्या का हल पाते ही अवश्य ईसाई बन गया होता। चर्च के उस बड़े ताले ने मेरी मंजिल बदल दी। दीपचंद उस रात बहुत खुश हुए थे क्योंकि वे अत्यंत हिंदूवादी थे। दूसरे दिन ईसाई न बनने का आश्वासन देकर वे चंडेसर वापस लौट गए जहां वे शिक्षारत थे। उधर डीएवी कॉलेज का माहौल ठीक नहीं था। मुझे बार बार पश्चाताप होता कि राम खिलावन मामा ने मुझे कहाँ लाकर फंसा दिया। आरएसएस का हिंदूवादी दर्शन मुझे बेचैन कर देता था। डीएवी के प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक आरएसएस से जुड़े हुए थे। बार बार अंबेडकर हॉस्टल के मेस में खाना बंद होने और डुक्कू की पकौड़ी उधार न मिलने की स्थिति में मैं एकदम घबरा गया था। सिर्फ एक ही सहारा था, दलितों को सरकार से मिलने वाली आवश्यक स्कॉलरशिप जो 27 रुपये मासिक हुआ करती थी। 27 रुपये की धनराशि उस जमाने में मासिक खर्च के लिए पर्याप्त थी, किंतु यह बहुत देर से मिलती थी। करीब 9 महीने बाद मार्च 1965 में पहली बार 6 महीने की स्कॉलरशिप के 165 रुपये मुझे मिले। मैं अत्यंत खुश हुआ। यह हाई स्कूल पास करने वाली से कहीं ज़्यादा बड़ी खुशी थी। मैंने सोचा कि आगे भूखमरी से सामना नहीं होगा और पढ़ाई अच्छी तरह जारी रह सकेगी। उस समय मेरी कक्षा के सबसे गहरे दोस्त थे देवराज सिंह। वे बस्ती जिला के रहने वाले थे। वे डीएवी कॉलेज में इसलिए पढ़ने आए थे क्योंकि उनके बड़े भाई आजमगढ़ में सप्लाई ऑफिसर के रूप में नियुक्त थे, अतः वे काफ़ी संपन्न थे। देवराज सिंह अक्सर मेरे अंबेडकर हॉस्टल में मुझसे मिलने आते और मैं डुक्कू की पकौड़ी से उनका स्वागत करता था। एक परंपरा के अनुसार लेट मिलने वाली उस स्कॉलरशिप का पूरा ब्यौरा कॉलेज की नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता था, जिससे सबको पता चल जाता था कि किसको कितने रुपए मिले। जिस दिन मुझे 162 रुपये मिले उसके ठीक दूसरे दिन देवराज सिंह कॉलेज जाने से थोड़ा पहले अंबेडकर हॉस्टल आए। हमेशा की तरह उस दिन भी डुक्कू की पकौड़ियों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद हम दोनों मातरगंज के बीच वाले शॉर्टकट रास्ते से डीएवी कॉलेज के लिए रवाना हो गए। कॉलेज से थोड़ा पहले 1 एकड़ वाला एक सुनसान मैदान था। उसी मैदान के बीच से डीएवी कॉलेज के लिए रास्ता गुजरता था।
देवराज सिंह बड़े सामान्य ढंग से मुझसे गप लड़ाते चले जा रहे थे। जब उस मैदान के बीच में हम पहुँचे तो देवराज सिंह अनायास बोल पड़े, आप दोस्ती के लिए क्या क्या कर सकते हैं? इस तरह के प्रश्न पर मुझे अचंभा तो अवश्य हुआ, किंतु कह दिया कि दोस्ती के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। इतना सुनते ही देवराज सिंह अचानक एक रामपुरी छुरी मेरे सीने पर लगाकर कहने लगे, आपके पॉकेट में कल मिले 162 रुपये मौजूद है, इसमें से 81 रुपये मुझे दे दीजिए और बाकी से अपना खर्च चलाइए, अन्यथा दोस्ती के लिए अपना वचन पूरा करने के लिए तैयार हो जाइए, अर्थात जान गंवाने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। उनका अचानक परिवर्तित रूप देखकर मैं अत्यंत भयभीत हो गया था और अविलंब उन्हें 81 रुपये सौंप दिया। बाकी 5 मिनट का रास्ता हम दोनों ने साथ साथ किंतु पूर्ण रूपेण मौन व्रती के रूप में तय किया। ऊपर से एक घनिष्ठ दोस्त और अंदर से उसके उक्त रूप में से मैं अत्यंत लज्जित महसूस करने लगा। हमेशा यह सोचकर चिंतित हो जाता कि पता चलने पर लोगों के बीच मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। हॉस्टल के छात्र यही कहेंगे कि ठाकुरों से दोस्ती का ऐसा ही परिणाम होता है। यह सोचकर मैंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। कई छात्र गैर दलितों से मेरी दोस्ती पर पहले भी उंगली उठा चुके थे। उस बुरी स्थिति में 81 रुपये का इस तरह खो जाना मेरे लिए एक बड़ा संकट था। विश्वास नहीं होता था कि देवराज सिंह जैसे दोस्त मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर सकते थे। आगे भी मैं डरता रहा कि जब भी स्कॉलरशिप मिलेगी तो उसका आधा हिस्सा देवराज सिंह अवश्य छीन लेंगे, किंतु भला हो उसका, उन्होंने दोबारा वैसा नहीं किया। होता यह था कि 6-8 महीने बाद जितनी स्कॉलरशिप मिलती उससे कहीं ज़्यादा इधर उधर से मैं उधार ले लिया करता। परिणाम स्वरूप सारा पैसा उधार चुकाने में ही खप जाता था। किंतु देवराज सिंह द्वारा छीने गए पैसे से उत्पन्न परिस्थिति से आगे भी मेरी फाकाकशी का अंत नहीं हुआ। इस घटना को बीते 45 साल हो गए। देवराज सिंह से कभी दोबारा मुलाकात नहीं हुई, मगर कभी मिल गए तो मैं उसका स्वागत पकौड़ियों से अवश्य करूँगा। इस दौरान मुझे पहली बार शराब पिलाने वाले लाल बहादुर सिंह 2-3 महीने में एक बार मुझसे मिलने अम्बेडकर हॉस्टल अवश्य आ जाते थे। उनके आते ही पुरानी महफिल फिर शुरू हो जाती थी। उन्हीं के चलते मैंने पहली बार अम्बेडकर हॉस्टल के पास वाले ताड़ी खाने में बैठकर ताड़ी पिया था। किंतु लाल बहादुर सिंह को बिना ढर्रा देसी शराब पिए मज़ा नहीं आता था। वे मुझे आजमगढ़ के रोडवेज के पास से गुजरती टॉन्स नदी के नए पुल के उस पार एक गांव में स्थित शराब खाने में ले जाते और वहीं महफिल सज जाती थी। एक बार वे अपनी पत्नी का सोने का कंगन लेकर मेरे पास आए। हम दोनों उसे आजमगढ़ के प्रसिद्ध सोना व्यापारी हरिचंद की दुकान पर 400 रुपये में बेच आए। लाल बहादुर सिंह तब तक मेरे यहाँ रुके रहे जब तक कि यह पैसा समाप्त नहीं हो गया। ऐसे ही एक बार खूब जाड़ा पड़ रहा था। दिसंबर 1964 की बात है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। उस समय लाल बहादुर मेरी ऊनी चादर ओढ़ कर यह कहकर चले गए कि अब्बे आवत हई। करीब 2 घंटे बाद वे वापस जरूर आए, किंतु चादर गायब थी और उन्होंने एक ढर्रे की बोतल मेरे सामने रख दी। यह बोतल चादर के बदले ली गई थी। मुझे बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि उस चादर के अलावा मेरे पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। किंतु उसके स्नेह के चलते मैं कुछ भी बोल नहीं पाया। वह जाड़ा बड़ी मुश्किल से बीता था। लाल बहादुर सिंह पुनः ठीक 26 जनवरी 1965 को मेरे पास आए और मुझे लेकर WT रेलगाड़ी से फैजाबाद चले गए। फैजाबाद जंक्शन पर उनके ससुर खचांजी थे। वहाँ से हमने पास स्थित अयोध्या जाकर हनुमानगढ़ी समेत अनेक मंदिरों का दर्शन किया। उस समय हनुमानगढ़ी की एक घटना मेरे लिए यादगार बन गई। हुआ यह कि मैं प्रसाद से भरा एक दोना हाथ में लिए खड़ा था। अचानक एक बंदर दोने के मुझसे छीनकर सारी मिठाइयाँ खा गया। अयोध्या घूमने के बाद हम पुनः फैजाबाद लौट गए। वहाँ रेलवे में एक टिकट इंस्पेक्टर थे जो रीड साहब के नाम से जाने जाते थे। रीड साहब का सरकारी आवास स्टेशन के ठीक सामने था। खचांजी साहब के दामाद होने के कारण लाल बहादुर सिंह की उनसे बहुत गहरी दोस्ती थी। ऐसी दोस्ती का यह कारण यह भी था कि रीड साहब लाल बहादुर की ही तरह पीने के बड़े शौकीन थे। यही कारण था कि लाल बहादुर अपने ससुर के यहाँ न ठहरकर रीड साहब के घर ठहरे। उस रात रीड साहब ने हम दोनों को शराब
में सराबोर कर दिया था। बिना होश हवास के हम रात भर रीठ साहब के घर सोए रहे। दूसरे दिन उन्होंने घर स्वयं हमें रेलगाड़ी से आजमगढ़ पहुंचाया था। इस घटना के कुछ ही दिन बाद मेरे गांव के 18 दलित, जिसमें रामराज, राम पलट, सम्मान, जोखू, निठुरी आदि शामिल थे, मुझे ढूंढते अंबेडकर हॉस्टल आ पहुँचे। उन्हें देखकर मैं अचंभित हो गया। उनमें से कई लोगों की आंखों में अश्रुधारा निकल रही थी। उसने सुनी। सबसे ज़्यादा चकित करने वाली यह बात थी कि गांव के ही एक ब्राह्मण विजयी पांडे ने फर्जी चीटिंग का मुकदमा दायर करके इन सभी के विरुद्ध कोर्ट का वारंट जारी करा दिया था, जिसके चलते वे मेरे पास आए थे। वे रात भर मेरे पास अंबेडकर हॉस्टल में ठहरे और अपने साथ लाए राशन से खाना पकाकर खाए। सुबह मुकदमे की तारीख थी। वे चीटिंग केस को चिकन केस कहते थे। उस समय मैं भी चिकन केस ही कहता था। विजयी पांडे हाई स्कूल फेल थे, किंतु टाइपिंग सीख कर वे आजमगढ़ कचहरी में टाइप करने का काम करते थे। टाइप से उन्होंने खूब पैसा कमाया था। गांव के दलित एक बार फिर मजदूरी आदि को लेकर हड़ताल कर दिए थे, अतः उन्हें सीख देने के लिए विजयी पांडे चीटिंग का फर्जी मुकदमा दायर कर लिए। संयोगवश जज के सामने सभी दलित रोने लगे। मैं भी सारा नज़ारा वहीं खड़ा होकर देख रहा था। दलितों की इस स्वाभाविक किंतु निर्दोष स्थिति पर जज को सच का आभास हो गया था, अतः उसने सबको छोड़ते हुए केस को खारिज कर दिया। ये सारे दलित घर लौटने से पहले मुझे अपने साथ गांव ले जाने की जिद पर बड़ी देर तक कायम रहे थे। बीच बीच में बीएचयू से तपसी राम की चिट्ठी आती रहती थी और वे मुझे बार बार आश्वस्त करते रहते थे कि मेरी आगे की पढ़ाई बीएचयू में अवश्य होगी। वे सभी मायनों में मेरे लिए डूबने को तिनके का सहारा जैसे थे। वे एक बार मुझे अपने लालगंज तहसील के पास वाले गांव भी बुलाते थे। मैं 2 दिन उसके गांव में रहा। मेरा उनके घर पर अत्यंत स्वागत हुआ था। पहले ही दिन बकरा काटा गया था। उन दिनों जिसे बहुत करीबी समझा जाता था उसके लिए बकरा काटा जाता था। तपसी राम के पिता कलकत्ता की एक जूट मिल में काम करते थे। घर पर अच्छी खेती बाड़ी होती थी और वे औसतन संपन्न व्यक्ति थे। उनकी उदारता से मैं परिपूर्ण रूपे शाश्वत था कि आगे बीएचयू में अवश्य पढ़ूंगा। जब मैं उनके घर से वापस आजमगढ़ चलने को तैयार हुआ तो उनकी माँ ने मुझे 20 रुपया दिया और उनके पैर छूकर मैं ज्यों ही चलने लगा वे रो पड़ी। साथ में तपसी राम की आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं लालगंज से बनारस से आजमगढ़ जाने वाली बस में बैठकर अंबेडकर हॉस्टल वापस आ गया। तपसी राम के गांव से लौटने के बाद बीएचयू में पढ़ाई करने की इच्छा को संभवतः साकार होता देख मैं बहुत खुश रहने लगा था, किंतु मिथ की त्रिशंकु की तरह आसमान में अपने को लटका भी पा रहा था। इस हर्ष विषाद वाली स्थिति के दौरान समय समय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बड़े बड़े जुलूस निकालकर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ तथा अन्य समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करती रही। ऐसे जुलूसों का नेतृत्व स्वतंत्रता सेनानी जय बहादुर सिंह, तेज बहादुर सिंह और झारखंडे राय और चंद्रजीत यादव आदि किया करते थे। इन जुलूसों में आजमगढ़ के हजारों मजदूर किसान शामिल होते थे। सारे लोग लाल झंडा लेकर कचहरी की तरफ मार्च करते हुए नारा लगाते, 3 पाँव का राशन है, बड़ा निकम्मा शासन है। सन 1964-65 में लगाया जाने वाला यह नारा एक बड़ी महंगाई की तरफ इशारा करता था, किंतु यदि आज 3 पाँव का राशन बिकने लगे तब तो इसे सही मायनों में समाजवाद ही कहा जाएगा। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के इन जुलूसों को आजमगढ़ में जब भी देखता अंबेडकर हॉस्टल से निकलकर शंकर जी की मूर्ति के पास चला जाता और वहीं खड़ा होकर लाल झंडों के साथ गुजरती भीड़ को देखकर रो पड़ता था। रोने का कारण अज्ञात होता था, किंतु हर बार मेरी ऐसी ही स्वाभाविक प्रवृत्ति निवृत्त हो जाती थी। सन 1965 की गर्मियाँ आते आते भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध शुरू हो गया। आजमगढ़ में अफवाहों का बाजार भड़क उठा। डीएवी कॉलेज तो इन अफवाहों की फैक्ट्री में तब्दील हो गया था। आरएसएस का तंत्र इससे अच्छा अवसर कहाँ पा सकता था। इसके सांप्रदायिक अभियान को इस युद्ध में बहुत बल मिला था। डीएवी कॉलेज का लगभग हर छात्र एवं अध्यापक किसी मुसलमान को देखते ही उसे मार देने की कल्पना में डूब जाता था। छेदीलाल कॉलेज में चपरासी थे। उन दिनों जहाँ हमारी कक्षाएं लगती थी वहाँ
बिजली नहीं थी, इसलिए गर्मी से बचने के लिए कक्षाओं की छत से बड़े बड़े झालर वाले कपड़े के पर्दानुमा पंखे लटके हुए थे। उसमें रस्सी लगाकर एक आदमी हमेशा इधर उधर खींचकर हवा करता रहता था। छेदीलाल ऐसे ही पंखों की रस्सी से खींचने का काम करते थे, किंतु वे सबसे ज़्यादा मुसलमानों तथा पाकिस्तान को गालियां देते रहते थे। कई गुंडा किस्म के छात्र आपस में योजना बनाते कि शाम के समय सिधारी पुल से गुजरते किसी मुसलमान पर हमला करके उसकी साइकिल और घड़ी छीन लेंगे। हकीकत यह थी कि आजमगढ़ के लाखों मुसलमान उन दिनों सिंगापुर, मलेशिया तथा खाड़ी के देशों में कार्यरत थे। अतः अनेक मुसलमान मुबारकपुर तथा सराय मीर आदि कस्बों से सिंगापुरी साइकिल में बैठकर आजमगढ़ आया जाया करते थे। आजमगढ़ से सिंगापुरी साइकिल वाले मुसलमान उन दिनों संपन्नता के प्रतीक थे। मैं उन छात्रों की योजना सुनकर हतप्रभ रह जाता था, किंतु मैं कुछ भी न करने की स्थिति में था। जाहिर है पूरा कॉलेज ही सांप्रदायिकता में सराबोर था। ऐसे तत्वों द्वारा सिंधारी के पुल से गुजरते अनेक निर्दोष मुसलमान हिंसक गतिविधियों का शिकार हुए थे। युद्ध तो कुछ ही दिन बाद बंद हो गया और महंगाई बढ़ने के साथ मिट्टी का तेल मिलना बंद हो गया। हम सभी मिट्टी का तेल जलाकर लैंप से अपनी पढ़ाई करते थे। जिला प्रशासन ने तेल की कमी को पूरा करने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू कर दी थी। अतः हर छात्र को कॉलेज के प्रांगण से ही 1 बोतल मिट्टी का तेल सप्ताह में 1 बार कंट्रोल रेट पर दिया जाता था। साथ में 2 मोमबत्ती भी बेची जाती थी। तेल की निरंतर अनुपलब्धता से हम ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते थे। युद्ध तो शीघ्र ही बीत गया, किंतु डीएवी कॉलेज का सांप्रदायिक वातावरण काफ़ी समय तक गुलजार रहा। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया नारा जय जवान जय किसान हर एक की जवाब पर हावी था। संयोगवश 11 जनवरी 1966 को देश भर में खबर फैल गई कि ताशकंद में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। वहाँ सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन की मध्यस्थता में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ वार्ता के लिए वे गए थे। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर पूरा आजमगढ़ स्तब्ध रह गया था। विशेष रूप से कायस्थ समुदाय सर्वाधिक शोक में डूब गया था। डीएवी कॉलेज की एक अन्य विशेषता यह भी थी कि आरएसएस प्रभुत्व के साथ वह कायस्थ बहुल कॉलेज भी था। अतः सबसे ज़्यादा शोक का केंद्र यही कॉलेज बन गया था। हमारे अंबेडकर हॉस्टल के ठीक सामने एक कायस्थ परिवार रहता था। उस दिन उनके घर वाले खाना नहीं खाए और वे दूसरे दिन ही शास्त्री जी की शव यात्रा में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। ऐसे ही अनेक कायस्थ लोग दिल्ली रवाना हुए थे। जाहिर है लाल बहादुर शास्त्री कायस्थ थे। वह वही समय था जब अचानक एक दिन मुझे ढूंढते हीरालाल मेरे हॉस्टल आ गए। उन्हें देखकर मैं बहुत घबरा गया। वे वही हीरालाल थे जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा शुरू में ही मुझे पीट दिया था। वे मुझे देखते ही अपने चिर परिचित अंदाज में बोल पड़े, कारे चमरा कैसे हुए? मेरे ठीक हूँ कहते ही उन्होंने मेरे पॉकेट में रखी कई फाउंटेन पेन को छीनते हुए कहा कि आजमगढ़ आने जाने का 5 रुपया खर्चा लगेगा। यह पैसा मुझे तुरंत चाहिए। उस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। हीरालाल ने शराफत दिखाते हुए कहा कि जब यह 5 रुपया उसके गांव जाकर दे दूंगा तो वे मेरी कलम को लौटा देंगे। मुझे बड़ी राहत मिली थी कि उनकी मांग बहुत छोटी थी, चूँकि वे बड़े हिंसक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। करीब 1 महीने बाद मैं 5 रुपया उन्हें देने उनके गांव वीरपुर गया। उनका गांव हमारे पुराने हाई स्कूल शेरपुर से करीब 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित था। उन्होंने अपने घर पर मुझे एक बड़े भरूके में शरबत पिलाया और 5 रुपया पाने पर बड़ी शराफत से पेश आकर मुझे विदा किए। वे मेरी कलम नहीं लौटा सके क्योंकि वह कहीं गुम हो गया था। यह 5 रुपया भविष्य में उसके साथ शांति की गारंटी थी। शायद दुनिया की यह सबसे छोटी फिरौती यानी रैशम की रकम थी। इस तरह आजमगढ़ में पहला 1 साल बड़ी मुश्किलों से बीता था, किंतु सरकारी स्कॉलरशिप ने दूसरे साल यानी 12वें दर्जे की पढ़ाई को काफ़ी आसान बना दिया था। सादा भोजन के लिए 27 रुपये महीने की रकम पर्याप्त थी। कभी कभी मैं कालीनगंज स्थित मछली बाजार से छोटी मछलियाँ जो बहुत सस्ती होती थी उन्हें लाकर पका लेता था।
वहाँ की मछली विक्रेताओं की यह विशेषता थी कि वे सभी गा गा कर मछली बेचते थे। यह मछली विक्रेता के ये स्वर मुझे आज भी याद हैं। रोहू का मुंडा, मोए का पेट, दही का ऊपर, गुड़ के हेठ। यानी उक्त चीज़ें बहुत उम्दा होती हैं। उनके इस व्यापारिक संगीत से मछलियाँ खूब बिकती थी। वैसे पकौड़ी वाले डुक्कू चूँकि रोज़ मीट बनाते थे, हमारी काम उनकी दुकान से चल जाता था। वे 4 आने में एक टुकड़े मीट के साथ एक छोटे भरूके में एक कलछुल शोरबा देते थे। 2 टुकड़े मीट वाला थोड़ा बड़ा भरूका 8 आने में और 4 टुकड़े वाला 1 रुपया में उनके यहाँ मिल जाता था। अम्बेडकर हॉस्टल के प्राय सभी लड़के सब्जी या दाल न मिलने के कारण मेस में रोटी बना लेते थे और अपनी संपन्नता के अनुसार मीट के 4-8 आने वाले भरूके से काम चला लेते थे। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चलती रही। राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से आजमगढ़ में हमेशा हलचल कायम रहती थी। मैं कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह से हमेशा प्रभावित रहा। उनसे मिलने अक्सर उनके घर चला जाता था। इस दौरान उनके नाती अरुण कुमार सिंह से मेरी गहरी दोस्ती हो गई, जो आज यह कायम है। अरुण कुमार सिंह BHU में BA करके आजमगढ़ में वकालत करते हैं। मैं सन 2019 के आम चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPIM से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, किंतु असफल रहे। उन्हीं दिनों गोरखपुर विश्वविद्यालय में वकालत की पढ़ाई करने वाले सुखनंदन राम प्राय अम्बेडकर हॉस्टल के आते और छात्रों को इकट्ठा कर मार्क्सवाद के बारे में बातें करने लगते। उनका भी मेरे ऊपर बड़ा राजनीतिक प्रभाव पड़ा था। बाद में विशेष रूप से उनके ही प्रभाव से मैं 25 मई 1967 को नक्सलवादी आंदोलन शुरू होने पर वैचारिक रूप से सशस्त्र क्रांति का अनेक वर्षों तक समर्थक बना रहा। सुखनंदन बड़े तर्क के साथ बातें करते थे। वे भी आजमगढ़ में वकालत करते थे। जहाँ तक सांस्कृतिक पहलू का सवाल है, वहाँ कोई ऐसी अस्थायी संस्था नहीं थी, किंतु समय समय पर त्योहारों के अवसर पर बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते थे। खासकर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर वहाँ की पुलिस लाइन में 1 सप्ताह तक रात के समय नाटक, नाच गाना आदि होता रहता था। हम सभी उसे देखने जाया करते थे। उस समय कमला सर्कस की आजमगढ़ में बड़ी धूम थी। वह साल भर से भी ज़्यादा वहाँ जारी रहा। उसके आकर्षण का सबसे बड़ा कारण एक अत्यंत शक्तिशाली सर्च लाइट थी, जिसकी किरणें रात में चारों तरफ 20 मील की देहाती गाँवों में जगमगा उठती थी। उसी प्रकाश के चलते ग्रामीण लोग सर्कस देखने खींचे आते थे। यहाँ की सांस्कृतिक जीवन में मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था गुलाब बाई की नौटंकी ने। गुलाब बाई कानपुर की रहने वाली एक दलित महिला थी। उनकी मंडली घूम घूम कर विभिन्न जिलों में नौटंकी का मंचन किया करती थी। ऐसे ही गुलाब बाई अपनी नौटंकी लेकर 1964 से 1965 के जाड़ों में आजमगढ़ आई और चौक के पास आलीनगंज के एक खाली मैदान में तंबू तानकर रात के समय प्रतिदिन 2 नौटंकियां का मंचन करती थी। गुलाब बाई खुद गायन संभालती थी। उनकी बड़ी बुलंद आवाज़ थी। नदी नारे न जाओ श्याम पैया पड़ू नामक गीत से उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली थी। उनकी नौटंकी लैला मजनू, सीरी फरहाद तथा अमर सिंह राठौर जैसे नाटकों का मंचन करती थी। उनकी नौटंकी आजमगढ़ से करीब 1.5 महीना रही थी। उसे देखने के लिए भारी भीड़ टिकट लेकर आती थी। लैला मजनू का मंचन सबसे अद्भुत होता था। इस नाटक में गुलाब बाई की युवती बेटी मजनू की विस्मयकारी भूमिका निभाती थी। प्रेम में नाकाम मजनू जब जंगल में मारा मारा भूखा प्यासा फिरता था, तो इस भूमिका से वह सबको रुला देती थी। मैं अम्बेडकर हॉस्टल से हर 1-2 दिन बाद चुपके से गुलाब बाई की नौटंकी देखने चला जाता था। परिणाम स्वरूप खाने का पैसा नौटंकी पर खर्च हो जाता और स्वाभाविक जिंदगी में मजनू की ही तरह भूखा रह जाता था। मनोरंजन की दृष्टि से सन 1965 का 15 अगस्त आने पर एक बार फिर लाल बहादुर सिंह के साथ WT रेलगाड़ी से प्रयाग हो आया। इस बार उफनती बाढ़ से
ने संगम का मजा किरकिरा कर दिया था। गंगा में यमुना के संगम का दृश्य लापता रहा। ये नदियाँ भी सिद्ध कर दी कि संगम सुप्त अवस्था में ही होता है। उसी वर्ष के अंत में प्रयाग में 12 साल बाद वाला कुंभ का मेला लगने वाला था। डीएवी के अनेक छात्र वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। वैसे पूरे शहर में कुंभ की धूम थी। उन दिनों मेरे अंदर भी धार्मिक भावनाओं के काफ़ी अवशेष पड़े हुए थे, किंतु इंटर फाइनल की परीक्षाएं मार्च अप्रैल 1966 में होने वाली थी, इसलिए चाहते हुए भी कुंभ देखने नहीं जा सका। ज्यों-ज्यों परीक्षाएं नज़दीक आ रही थी, सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके बाद क्या होगा। पीएचयू में शिक्षा ग्रहण करने की महत्वाकांक्षा दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रही थी, किंतु तपसी राम की दोस्ती के अलावा कोई अन्य सहारा नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आया था कि इम्तिहान के बाद की 2.5 महीने की छुट्टियों में कलकत्ता चला जाऊं और वहां कुछ काम करके पैसे इकट्ठा करूं ताकि बीएचयू में नाम लिखवा सकूं। कलकत्ता में चौधरी चाचा के छोटे बेटे सोबरन एक लोहे की फैक्ट्री में काम करते थे और तब फाइनल इम्तिहान के बाद मैं तुरंत आजमगढ़ से कलकत्ता जाने के लिए बनारस रवाना हो गया। रोडवेज पर बनारस वाली बस पकड़ने के लिए अंबेडकर हॉस्टल से रिक्शा पकड़कर जब कचहरी से गुजरा तो पूरा नज़ारा वैसा ही था जैसा कि तब जब मैंने प्रथम बार घर से भागकर उस नगर में प्रवेश किया था। एकाएक नौजवानी पूर्व पुनर्वासी के नुस्खे बताने वाले के डमरू की ध्वनि एक बार फिर गूंज उठी। धन्यवाद।